हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। आप सबका अवेकन ब्रेन्स पे एक बारी फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ जिसका टाइटल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO भी शॉर्ट में कहते हैं। दोस्तों, JKSSB, JKPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देख लो, इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस जो है सिलेबस में कहीं ना कहीं हमें आते ही रहते हैं, देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इन डिटेल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कर रहा हूं रिक्वेस्ट, अगर आप ये चैनल ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह के वीडियोस हमारे एंड से पाने के लिए आप जरूर अवेकन ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें, इससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। दोस्तों, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे, जरूर आपका रिप्लाई जो है आपको मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अंत में अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, फीडबैक देना ना भूलें। तो दोस्तों, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में WHO भी कहते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज एजेंसी है। हेल्थ के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सारा का सारा WHO डील करता है। इसको फाउंड किया गया था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हर एक एजेंसी का अपना एक हेडक्वार्टर होता है। इस तरह से इसका भी WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो स्विट्जरलैंड जो है यूरोपियन देश है, तो स्विट्जरलैंड बहुत ही छोटा सा प्यारा सा देश है। तो इसके अंदर जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के अंदर जो छोटी सी जगह जिनेवा है, WHO का हेडक्वार्टर है। यहां तक आपको पता चल गया होगा। उसके बाद 194 मेंबर स्टेट्स हैं। मेंबर स्टेट्स का मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है कि जो कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, वो 194 हैं इसके मेंबर्स। और 150 कंट्री ऑफिसेज हैं, 150 से ज्यादा ऑफिसेज हैं इनकी कंट्रीज में, और 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गवर्नमेंट्स की इंटर गवर्नमेंटल, बियॉन्ड द गवर्नमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर एक कंट्री की नहीं है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है, वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट है। और उसके बाद वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द मेंबर स्टेट्स। जो इसकी मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे हम हमारे साउथ एशिया से ले लो, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, या श्रीलंका है, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या कोई भी दूसरा देश ले लो, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, हम सारे के सारे जो मेंबर स्टेट्स हैं इसकी, तो इनके साथ कोलैबोरेट होके ये काम करती है, यूजुअली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किसी भी कंट्री का हो, उस कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और उसके तहत ये काम कंट्री में करती है। जैसे इंडिया के अंदर हेल्थ मिनिस्टर के साथ इनका WHO वालों का पूरा कांटेक्ट होगा और सारी की सारी रिपोर्ट्स आती हैं और जाती हैं। तो WHO जब हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज को देख रहा है तो ऑब्वियसली वो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ ही टच में होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, WHO प्रोवाइड करता है लीडरशिप ऑन गोल हेल्थ मैटर्स। स्पेशली हमने कहा कि हेल्थ मैटर्स के रिलेटेड जब ये हमें एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है वर्ल्ड में, अगर हमें हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू आता हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम WHO के पास ही जाते हैं। और ये एक एक्सपर्ट्स की टीम, इसके पास इतनी जबरदस्त एक्सपर्ट्स की टीम है वर्ल्ड लेवल की, जो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स को डील करती है। शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, तो हमें हेल्थ रिसर्च एजेंडाज के रिलेटेड भी ये शेप करती है, हमारे नॉर्म्स को सेट करती है, स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, और हमें एविडेंसेस देती है कि पॉलिसीज ऑप्शन हमें कैसे बनाने हैं। प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट भी हमें देती है टू कंट्रीज, एंड मॉनिटरिंग एंड असेसिंग द हेल्थ ट्रेंड। तो हेल्थ ट्रेंड किस तरह जा रहा है ये WHO संभालता है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम, इसने अपनी फंक्शनिंग को स्टार्ट किया था 7 अप्रैल 1948 1948 से, और अब उसी डेट को 7 अप्रैल को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, या वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए भी क्योंकि इसने अपनी फंक्शनिंग 7 अप्रैल 1948 से शुरू की थी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा यहाँ पे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस आप हमारे एंड से जरूर पाते रहें और हमारे साथ कनेक्टेड रहे। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। टू एक्ट एज अ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी की तरह ये काम करता है इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। जैसे हम अभी रिसेंटली बात करें, हमारे पास
कोविड-19 का इतना बड़ा सेटबैक मिला पूरे वर्ल्ड को, तो हम हमेशा अब आस लगाए बैठे थे कि अब डब्ल्यूएचओ क्या फैसला लेगा, अब डब्ल्यूएचओ क्या गाइडलाइंस देगा। तो जो भी हम इस वक्त कोविड की एसओपीज एडवाइजरी जितनी भी हम फॉलो कर रहे हैं, या हमारा पर्टिकुलरली नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे जो डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की, हम उसी बेस पे काम कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर हेल्थ लेवल पे कोई भी कैलेमिटी, कोई भी डिजास्टर आता है तो डब्ल्यूएचओ एक शील्ड बन के काम करता है और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कंट्रीज के साथ मिलके ये काम करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट करता है, हमें कोऑर्डिनेट करता है हमारी अथॉरिटीज को, इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स को। इसी तरह से हेल्थ वर्क के रिलेटेड जितनी भी डायरेक्शंस हैं ये डब्ल्यूएचओ देता है। नेक्स्ट बात करते हैं टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव कोलैबोरेशन, यहाँ पे आप विद इन यूनाइटेड नेशंस, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, गवर्नमेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ एंड सच अदर ऑर्गेनाइजेशन एज मे बी डीम्ड अप्रोप्रिएट। यहाँ पे डब्ल्यूएचओ को जो भी, जिस भी संस्था से, जिस भी एजेंसी से, जिस भी ऑफिस से हेल्प लेनी होती है, जो इसको अप्रोप्रिएट लगता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए, ये बियॉन्ड द बॉर्डर, बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। उसके बाद ये प्रोवाइड करती है हमें असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट्स अपॉन रिक्वेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंगली आप देखो आए दिन हेल्थ में, अगर आपको जानकारी में दे दूं तो हेल्थ में फंडिंग आती है, डब्ल्यूएचओ की तरफ से फंडिंग आती है इक्विपमेंट्स की, किसी भी खास इक्विपमेंट की अगर आपको जरूरत है, हॉस्पिटल्स में मशीनरी की जरूरत है, ये कहीं पे भी इनको जो है इनकी फंडिंग जो है होती है, जहां पे जो रिक्वायरमेंट होती है, जिस गवर्नमेंट ने जो रिक्वायरमेंट दी होती है, डब्ल्यूएचओ उसको फंडिंग के जरिए प्रोवाइड करता ही करता है। और उसको लिखा होता है प्रोवाइडेड बाय डब्ल्यूएचओ, प्रोवाइडेड बाय, सपोर्टेड बाय, डोनेटेड बाय डब्ल्यूएचओ। तो इस तरह से इक्विपमेंट्स हो या कोई मशीनरीज हो, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड जो सामान होता है, महंगा हो या सस्ता हो, ये डब्ल्यूएचओ जो है प्रोवाइड करता ही रहता है टाइम टू टाइम। तो हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर की है, इसमें भी कहीं ना कहीं सेंटर से फंड होकर डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूट जब होते हैं सेंटर से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तरफ फंड्स, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ का नाम भी जुड़ा रहता है। आप इसको इन डिटेल कहीं बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फंडिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगा, मैं ज्यादा खींचू इस टॉपिक को, अगर हम शॉर्ट में चलें तो टू प्रमोट कोऑपरेशन among scientific and professional groups which contribute to advancement of the health। अब ये प्रमोट करती है कोऑपरेशन among scientific and professional groups के बीच में, ताकि वो हेल्थ के अंदर एडवांसमेंट ले आए। फिर यहाँ पे गवर्नेंस कैसे चलती है इसकी, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में हेल्थ असेंबली इज कंपोज्ड ऑफ डेलीगेट्स रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स, each and every member is represented by not more than the 3 delegates, one of whom is designated by the member as a chief delegate। तो इस तरह से ये काम करती है। तो मेंबर्स होते हैं, हर स्टेट से मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 डेलीगेट्स एटलीस्ट होते हैं, और उन तीनों में से एक को जो चीफ डेलीगेट माना जाता है। These delegates are chosen from among persons most qualified by their technical competence in the field of health। हेल्थ में जो टेक्निकली जो सबसे ज्यादा साउंड होगा, क्वालिफाइड होगा, उनको चूज किया जाता है, और प्रेफरेबली रिप्रेजेंटिंग द नेशनल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेंबर। तो नेशनल लेवल पे जो रिप्रेजेंट कर रहा हो अपने देश में, कहीं ना कहीं उन्हीं जैसे इंसानों को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। मतलब उसके अंदर इतनी क्वालिटी और कैपेबिलिटी होती है कि वो अगर अपने देश को रिप्रेजेंट करे तो उसके अंदर इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल इतना अच्छा होना चाहिए कि वो वर्ल्ड लेवल पे वहाँ पे जाके एज अ डेलीगेट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, एज अ पर्टिकुलर कंट्री, वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर सके। उसके बाद हेल्थ असेंबली मीट्स इन रेगुलर एनुअल सेशन एंड समटाइम इन अ स्पेशल सेशन एज वेल। तो जब जहाँ जरूरत पड़ती है तो वहाँ वो स्पेशल सेशन भी बुलाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहूँ कि अगर हम रेगुलर सेशन की बात करें तो रेगुलर जो इसकी टाइमिंग है वो तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अचानक से अगर कोई कैलेमिटी आ जाए, जैसे कोविड-19 आ गया था, तो अगर उससे पहले मीटिंग हो चुकी थी लेकिन अचानक कोविड-19 का ये प्रकोप इतना हो गया दुनिया में कि इसको अचानक से स्पेशल सेशन बुलाने पड़े और फैसला लेना पड़ा। तो ये बात मैं आपको इन साथ साथ बता भी रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अवेकन ब्रेन्स का लोगो है। अवेकन ब्रेन्स आपसे कह रहा है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह के अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव वीडियोस जो है आपके साथ डिस्कस करने के लिए आपके साथ जुड़े रहें और बने रहें, और टाइम टू टाइम आपके साथ कुछ ना कुछ नया डिस्कस करते रहें।
बात करते हैं हम यहाँ पे फंक्शंस की। द हेल्थ असेंबली डिटरमाइंस द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट सुपरवाइजेस द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिव्यू एंड अप्रूव द बजट। यहाँ पे मैं बात करूंगा पहले ऊपर की, हेल्थ असेंबली डिटरमाइन करती है पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बनाई जाएंगी। ये सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल पॉलिसीज को, ऑर्गेनाइजेशन की सुपरवाइज करता है, उसके बाद रिव्यू करता है, अप्रूव करता है बजट को, ये देखता है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे किस तरह से हमने बजट को एडजस्ट करना है। It reports to the Economic and Social Council in accordance with an agreement between the organization and United Nations। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को भी रिपोर्ट करता है तो हमने क्या किया, कौन सा काम किया है, क्या हमने आगे स्टेप्स उठाए। सेक्रेटरीट के बारे में बताया जा रहा है कि सेक्रेटरीट कंप्राइज ऑफ द डायरेक्टर जनरल एंड सच टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एज ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर। तो यहाँ पे कह रहे सेक्रेटरीट कंप्राइज ऑफ द डायरेक्टर जनरल तो ये कंप्राइज करती उसके बाद जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर होगा उसके अकॉर्डिंगली ये काम करती है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल जो है अपॉइंट किया जाता है बाय हेल्थ असेंबली ऑन नॉमिनेशन ऑन ऑफ द बोर्ड ऑन सच टर्म एज ए हेल्थ असेंबली में डिटरमाइन। उसके बाद मेंबरशिप एंड एसोसिएट मेंबरशिप, तो मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में बिकम मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे है कि वो बन भी सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, जो यूएन के मेंबर होंगे वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन भी सकते हैं। टेरिटरीज और ग्रुप्स ऑफ द टेरिटरीज विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर इंटरनेशनल रिलेशंस, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उन टेरिटरीज को, उन ग्रुप ऑफ टेरिटरीज को मे बी एडमिटेड एज एसोसिएट मेंबर। अभी जो आज़ाद नहीं है, खुद सोवरियन नहीं है, खुद उनके पास सोवरेनिटी नहीं है कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स के रिलेटेड खुद मैटर सॉल्व करते हो या रिजॉल्व करते हो, वो एज ए एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। एक होता है फुल टाइम मेंबरशिप और दूसरा होता है एसोसिएट मेंबर्स, वो बन सकते हैं। उसके बाद WHO की कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के लिए क्या है, द कंट्रीज ऑफिस आर WHO's प्राइमरी कॉन्टैक्ट पॉइंट विद गवर्नमेंट। अब कंट्री के अंदर जो ऑफिस होते हैं इनके WHO के, वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट बन जाते हैं किसी भी सरकार से बात करने के। तो 150 से ज़्यादा कंट्री में इनके ऑफिसेज हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो इसी तरह कि इनके छोटे छोटे ऑफिसेज जो कंट्रीज के अंदर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ इनका लिंक बना देती है WHO के अपने ऑफिसेज जो देशों के अंदर हैं। They provide technical support on health matters, share relevant global standard and guidelines। उसके बाद relay government request and require to other levels of the WHO। ये technical support provide करती है health matters पे, relevant global standard and guidelines provide करती है, इस तरह से ये काम करती है। और ये also inform करती है and follow up करती है with host government on report of disease outbreak outside the country। तो इस तरह से ये डिजीजेस के आउटब्रेक आउटसाइड द कंट्री जब कहीं होता है तो होस्ट कंट्रीज के साथ, होस्ट गवर्नमेंट के साथ भी ये डिस्कस करती है। तो इस तरह से दे प्रोवाइड एडवाइस, उसके बाद एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं ऑन पब्लिक हेल्थ टू द UN एजेंसी ऑफिस इन कंट्री। तो इस तरह से अपने ऑफिस जो कंट्रीज के अंदर होता है तो उनको भी ये एडवाइस और गाइडेंस देती है टू अदर UN एजेंसीज ऑफिस जो कंट्री के अंदर होते हैं। In addition to government, WHO also coordinates with other UN agencies, donors, non-governmental organizations, इस तरह से उनसे भी प्राइवेट सेक्टर, उनसे भी ये बात करते हैं। उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट करते हैं, बात करते हैं। बेनिफिट जो है WHO's international health work are repealed by all other including the most developed। फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कह रहे हैं all nations have benefited from their contribution to WHO program that led to the global eradication of smallpox to promote better and cheaper ways of controlling tuberculosis। तो इस तरह से smallpox की बात करें या tuberculosis की बात करें तो इसको कंट्रोल करने में सभी देशों को जो है इससे मदद मिली है WHO के प्रोग्राम से, जिससे ग्लोबल लेवल पे इन बीमारियों को ख़त्म किया गया है जिनका मैंने अभी नाम लिया। अब ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है इम्यूनाइजेशन पे भी, जो प्रिवेंट करता है। अब जिसने प्रिवेंट किया 6 मेजर कम्युनिकेबल डिजीजेस को ऑफ चाइल्डहुड, जैसे डायफ्थेरिया हो गया, मीजल्स हो गया, पॉलीमिलिटिस हो गया, टेटनस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वूपिंग कफ हो गया। और ये बच्चों में जो आम बीमारियां थी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना वर्ल्ड लेवल पे अच्छा काम किया कि इनको इरेडिकेट किया गया, इनको इम्यूनाइजेशन दी गई और इस तरह से इनको जो है ख़त्म करने की प्रक्रिया जो है WHO ने दिल से वहाँ से मदद की ताकि इन बीमारियों को दुनिया से दूर किया जाए। अब WHO इज ऑल्सो लीडिंग एज अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू प्रोवाइड इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है इम्यूनाइज करने का फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को छोटे छोटे टीके जो लगते हैं टाइम टू टाइम, इन कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ के साथ मदद
में जुड़ के WHO और यूनिसेफ मिल के इस कैंपेन को चला रहे हैं, वो इम्यूनाइजेशन का सिस्टम चला रहे हैं सारे के सारी दुनिया के बच्चों के लिए। तो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम कर रही है। फिर फर्स्ट डेकेड में 1948 और 58 के दौरान WHO ने फोकस किया मेजर अटेंशन ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेस पे, जिससे मिलियंस ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अफिलिक्टेड थे। ठीक है, फिर इसने इंक्लूड किया इसमें, जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूं, मलेरिया, यॉन, ट्यूबरकुलोसिस, venereal diseases पे these there are also high priority for maternal and child health services, for environmental sanitation, especially safe water पे भी इसने फोकस किया, for standardization of drugs and vaccine पे भी काम किया। तो नंबर ऑफ ये काम करते जा रही है। और 24/7 पे अगर हमें कहें तो गलत नहीं होगा। इन दीज ईयर WHO हैज डेवलप्ड क्लोज रिलेशनशिप विद द अदर यूएन एजेंसीज जो दूसरी यूएन एजेंसीज हैं उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में रह के WHO काम कर रही है। द पीरियड 1958 to 68 was much influenced by the national liberation in Africa for several former colonies which became voting member of the organization। तो 1958 से 68 के बीच में ये इन्फ्लुएंस थी बाय द नेशनल लिबरेशन इन अफ्रीका में, जो चल रही थी, नेशनल लिबरेशन चल रही थी। वो जो कॉलोनीज थी उनको जो है छुड़ाया गया, उस आज़ाद करवाया गया, और उसके बाद इनने वोटिंग मेंबर भी बन गए इस ऑर्गेनाइजेशन के। 1960 के दशक में द डिपार्चर फ्रॉम न्यूली इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो ऑफ नियरली ऑल फॉरेन डॉक्टर्स क्रिएटेड अ मैसिव इमरजेंसी। तो जितनी जो है फॉरेन के डॉक्टर्स थे तो वो वहाँ से निकल आए होंगे 1960s के दौरान, तो फिर वहाँ पे मैसिव इमरजेंसीज हो गई। वर्किंग विद द इंटरनेशनल रेड क्रॉस, WHO रिक्रूटेड 200 फिजिशियन, फिर उनको वहाँ पे रिक्रूट करने पड़े, क्योंकि उस देश में कोई डॉक्टर बचा ही नहीं होगा, कोई देखने वाला ही नहीं होगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट करने वाला ही नहीं होगा। तो इमीडिएटली जो है ये जो है WHO ने रिक्रूट किया 200 फिजिशियंस को एंड अदर हेल्थ वर्कर्स को, और इस्टेब्लिश किया न्यू फेलोशिप प्रोग्राम टू एनेबल स्कोर ऑफ कंगोलीज मेडिकल असिस्टेंट्स टू बिकम फुली क्वालिफाइड डॉक्टर। तो इस तरह से कोंगो के लोगों को जो उनको मेडिकली असिस्टेंस दी ताकि वो फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स बन सके, एक किस्म की कह सकें तो उनको ट्रेनिंग दी ताकि वो अपने हेल्थ सेक्टर को ठीक कर सकें। ये WHO ने किया। In this period, fellowship for the health personnel's development became a major WHO strategy in almost all the countries। अब इसी दौरान फेलोशिप फॉर हेल्थ पर्सनल्स के लिए ये रखी गई डेवलपमेंट बिकेम अ मेजर WHO स्ट्रेटजी। तो WHO ने ये स्ट्रेटजी अपनाई और तकरीबन सारी कंट्री में अपनाई कि वो फेलोशिप प्रोवाइड करने लगे हेल्थ पर्सनल्स को ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। तो इस तरह से हेल्थ सेक्टर के अंदर थोड़ा जो है अच्छा जो हमें रिजल्ट आने लगा। WHO ने स्टिमुलेट किया, इवन कोलैबोरेट किया with the world chemical industry in the 1960s to develop new insecticides ताकि वो डेवलप करे for fighting the vectors of onchrocrisius रिवर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं हम, और फॉर ट्रीटिंग, यहाँ पे इन बीमारियों का नाम सही तरीके से मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट इनने कंट्रीब्यूशन दी है वर्ल्ड में। फिर डिमॉन्स्ट्रेशन दैट ट्यूबरक्लोसिस कुड बी इफेक्टिवली ट्रीटेड, और ट्यूबरक्लोसिस को सही तरीके से ट्रीट किया जाए विदाउट एक्सपेंसिव सैनिटोरियम केयर वाज अ ग्रेट आउटब्रेक ऑफ द 1950s। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो शुरुआत के दौर से WHO बहुत ही इफेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, थोड़ा जल्दी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। थर्ड डेकेड के अंदर 1968 से 78 के बीच में WHO इंक्लूडेड द ग्रेट विक्ट्री ऑफ इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। दुनिया से स्मॉल पॉक्स को खत्म करने के लिए WHO ने इतना ग्रेट विक्ट्री हासिल की, इतनी बड़ी जीत हासिल की कि 1968 से 1978 के दौरान स्मॉल पॉक्स को दुनिया से ही मिटा दिया। तो दोस्तों इस PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये जो है लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अवेकन ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं 1967 के अंदर स्मॉल पॉक्स जो स्टिल एंडेमिक थी 31 कंट्रीज के अंदर, अफ्लिक्टिंग बिटवीन 10 and 15 मिलियन पीपल। तो इस तरह से इतने लोगों को इफेक्ट कर चुके थे। द वर्क वाज डन बाय द टीम ऑफ पब्लिक हेल्थ वर्कर्स इन द कंट्रीज अफेक्टेड। जिन कंट्रियों के अंदर ये इफेक्ट हुआ था तो WHO ने वहाँ पे
जो है काम किया विद WHO सर्विंग एज ए लीडर। WHO ने एज ए लीडर वहाँ पे काम किया, कोऑर्डिनेटर के साथ, कोऑर्डिनेटर एंड इंस्पिरेशन जो है वो बनी। तो फिर इस तरह से मिलियंस ऑफ डॉलर वर सेव्ड एंड वर्ल्ड वाइड बाय दिस अचीवमेंट विच ओवरकेम वेरियस नेशनल राइवलरीज एंड सस्पिशंस। तो इस तरह से लाखों डॉलर जो है वो बचाए गए, तो अचीव किया गया वर्ल्ड वाइड टारगेट इस चीज़ का। तो फिर WHO ने नेक्स्ट की बात अगर हम यहाँ पे करें, आपके स्क्रीन पे है, मैं यहाँ जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहूँगा। WHO finally entered the field of family planning by promoting worldwide research and development on the human reproduction। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग पे भी जोर दिया गया और प्रमोट किया गया वर्ल्ड वाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। न्यू एफर्ट्स वर आल्सो पुट इनटू द कंट्रोल ऑफ मलेरिया एंड लेप्रोसिस। तो इस तरह से मलेरिया और लेप्रोसी के बारे में भी काम किया गया। WHO ने प्रमोट किया ट्रेनिंग ऑफ एक्सलरी हेल्थ पर्सनल सच एज चाइनाज बेयरफुट डॉक्टर्स एंड इंडियाज ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। तो इन लोगों के साथ भी जो है काम किया WHO ने। इंडिया के अंदर हम देखें, चाइना के अंदर हम देखें। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ डेकेड पे जा रहा हूँ मैं। 1978 से 88 में वाज अशर्ड इन बाय अ ग्रेट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ WHO एंड यूनिसेफ इन अल्मा अता अ सिटी ऑफ एसिस्टिक पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के एक शहर में जो है वहाँ पे ग्रेट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है WHO की यूनिसेफ के साथ मिल के वहाँ पे करवाई गई। इस तरह से यहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस से भी इन रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सेसिव अटेंशन टू हाई टेक्नोलॉजी द आल्मा अता कॉन्फ्रेंस एम्फसाइज द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस किया गया। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव जो है मेजर्स पे काम किया गया। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 30 years after its birth 134 WHO member states reaffirmed their commitment to equality as embodied in the slogan health for all का नारा जो है वो दिया गया। इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सैनिटेशन डेकेड जो है 1981 से 90 प्रोक्लेम्ड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1980s एंड सपोर्टेड बाय WHO ने ये जो है इंटरनेशनल डेकेड डिक्लेयर किया गया 1981 से 90 के बीच में, और इसको इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डेकेड जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो ये कितनी बड़ी बात है। उसके बाद इन दिस पीरियड एवरी कंट्री वाज एनकरेज टू डेवलप अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। एसेंशियल ड्रग्स क्या क्या होती है उसकी एक लिस्ट बनाई जाए। हर एक कंट्री जो है इसको बताया गया, तो उसको बताया गया कि वो एक लिस्ट प्रिपेयर करे एसेंशियल ड्रग्स की, और इस तरह से इन फॉर द यूज इन ऑल पब्लिक फैसिलिटीज में जो यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स सोल्ड इन द वर्ल्ड मार्केट। तो ब्रांड नेम को छोड़कर एसेंशियल ड्रग्स की एक अलग से लिस्ट प्रिपेयर की जाए, उस पर फोकस किया गया। WHO ने कंटेमिनेशन किया, प्रमोशन ऑफ आर्टिफिशियल इन्फेंट फार्मूला प्रोडक्ट, तो इसको भी जो है प्रमोट करने से कंडेम्ड किया WHO ने आर्टिफिशियल इन्फेंट फार्मूला प्रोडक्ट को। उसके बाद वर्ल्ड वाइड कंट्रोल ऑन इन्फेंटाइल डायरिया विद ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है अनदर ग्रेट एडवांस बेस्ड ऑन वेरी सिंपल प्रिंसिपल्स। तो ये इस तरह से इस चीज़ को भी कंट्रोल किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूंगा नेटवर्क्स 1995 आउटब्रेक ऑफ एबोला वायरस इन कॉन्गो विच रेज्ड फॉर 3 months ऑन बैंक्सनॉस्ट WHO revealed a lack of global public health surveillance and notification system। तो इस तरह से जो है तब 1995 की बात कर रहे हैं, इबोला वायरस जो कोंगो के अंदर जो है इवॉल्व हुआ था, आउटब्रेक हुआ था, जो 3 महीने तक चला। फिर इस तरह से इसको यहाँ पे बताया गया कि लैक ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस एंड नोटिफिकेशन सिस्टम हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। 1997 के अंदर WHO ने इन कोलैबोरेशन विद कनाडा के साथ मिलकर रोल्ड आउट अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया गया। ये इबोला वायरस के बाद जब इस पर इल्ज़ाम लगे तो WHO ने ये भी करके दिखाया। फिर आप नेक्स्ट बात हम करें यहाँ पे, तो इन 2000 विद द ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पॉन्स नेटवर्क WHO ने सप्लीमेंट किया इसको टू एनालाइज इवेंट्स वंस दे वर डिटेक्टेड। जब कोई भी इवेंट डिटेक्ट हुआ तो उसको एनालाइज करने के लिए भी WHO ने ये जो है पूरा नेटवर्क एक बिछाया। फिर उसको गोरान कहते हैं, लिंक्ड 120 नेटवर्क्स एंड इंस्टीट्यूट्स विद द डेटा लेबोरेटरीज एंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू टेक एक्शन स्विफ्टली इन क्राइसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट्स जो है WHO टाइम टू टाइम हमें देता रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नियर अबाउट
5 लाख maternal deaths such each year are preventable through the family planning। तो फैमिली प्लानिंग से इतने लोगों को मरने से बचाया जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको आगे मैं बता दूं इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे हम बात करते हैं WHO एंड इंडिया की। इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द WHO ऑन 12 जनवरी 1948। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो ताकि लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको आराम से पढ़ना हो, इसको आराम से चर्चा करनी हो, आराम से इसको देखना हो, तो PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आपको मेजर चीज़ें मैं बता सकूँ और टाइम ज़्यादा बर्बाद आपका ना हो और जल्दी से जल्दी आपको बातें पता चलें। और इन डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस वीडियो के PDF को जरूर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा अब WHO एंड इंडिया की। इंडिया जो है 12 जनवरी 1948 को इसका मेंबर बन गया। रीजनल ऑफिस जो साउथ ईस्ट एशिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली के अंदर इसका ऑफिस है। स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया। इन 1967 टोटल नंबर ऑफ स्मॉल पॉक्स केसेस रिकॉर्डेड इन इंडिया अकाउंटेड फॉर नियरली 65% ऑफ ऑल केसेस इन द वर्ल्ड। 65% सिर्फ इंडिया में ही थे। ऑफ दीज 26,225 केसेस डाइड। 26,225 केस तो मर भी गए, गिविंग अ ग्रिम पिक्चर ऑफ द रिलेंटलेस फाइट दैट ले अहेड। और इससे यहाँ पे पता चल रहा था कि इंडिया कितना लड़ रहा है स्मॉल पॉक्स से। तो 1967 के अंदर WHO ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम। फिर एफर्ट्स के साथ जो है कोऑर्डिनेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल पॉक्स को फाइनली यहाँ से टाटा बाय बाय कर दिया गया 1977 के अंदर। फिर उसके बाद पोलियो की भी बात करने, इंडिया ने बिगिन की थी अपनी बैटल अगेंस्ट द डिजीज इन रिस्पांस टू WHO 1988 ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। उसके बाद पोलियो कैंपेन 2012 से चलाया गया। यूनिसेफ इंडियन गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, रोटरी इंटरनेशनल के साथ एंड द सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कंट्रीब्यूशन ऑफ टू ऑलमोस्ट यूनिवर्सल अवेयरनेस ऑफ नीड टू वैक्सीनेट ऑल चिल्ड्रन अंडर 5 अगेंस्ट पोलियो। तो ये एक मुहिम प्रोग्राम चलाया गया कि 5 साल से नीचे हर बच्चे को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाए। इस तरह से एज ए रिजल्ट दीज एफर्ट्स इंडिया वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एंडेमिक कंट्री इन 2014। तो पोलियो के कैंपेन में एंडेमिक लिस्ट से इंडिया को 2014 में हटा दिया गया। तो इतना जबरदस्त इस प्रोग्राम के तहत हमने काम किया और WHO की सहायता के बिना ये पॉसिबल नहीं था। फिर नेक्स्ट था यहाँ पे, इट हैज आल्सो बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द कंट्रीज ट्रांजिशन फ्रॉम हॉस्पिटल बेस्ड टू द कम्युनिटी बेस्ड केयर। ठीक है, आप हॉस्पिटल बेस्ड से कम्युनिटी बेस्ड केयर तक पहुंच चुके हैं, मतलब घर घर तक हेल्थ वर्कर पहुंचता है। WHO कंट्री कॉपरेशन स्ट्रेटजी इंडिया 2012 से 17 हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड WHO कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया। तो इस तरह से मैंने कहा ना पहले भी कि WHO हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से के साथ मिल के काम करता है। फिर वर्ल्ड हेल्थ कंसर्न एंड WHO एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, इसको भी कंसर्न में लेते हुए काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर भी काम कर रहा है। फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक को लेकर भी काम कर रहा है। फिर यहाँ पे फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल सेटिंग्स को लेकर भी। फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में भी। फिर ड्रग्स रेजिस्टेंस के बारे में भी इसको काफ़ी जो है काम कर रहा है। इबोला एंड अदर हाई थ्रेटन पैथोजेंस के बारे में भी काम कर रहा है। WHO एंड R&D ब्लूप्रिंट जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो जीका वायरस के बारे में निफा है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस जिसको कहते हैं, वीक प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में जो बताया जा रहा है, इज यूजुअली फर्स्ट पॉइंट टू कॉन्टेक्ट पीपल हैव विद देयर हेल्थ केयर सिस्टम एंड आइडली शुड प्रोवाइड कंप्रहेंसिव, अफोर्डेबल एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर थ्रू आउट लाइफ। तो यहाँ पे येट मैनी कंट्रीज डू नॉट हैव एडुकेट प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। फिर इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। फिर वैक्सीन हेजिटेंसी भी है लोगों के अंदर, वो वैक्सीन ही नहीं करवाते, डरते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने मीजल्स की बात की थी, हैज़ अ 30% इंक्रीज इन केस ग्लोबली। तो 30% मीजल के केस बढ़ गए। द रीजन फॉर दिस राइज आर कम्प्लेक्स, नॉट ऑल दीज केसेस आर ड्यू टू वैक्सीन हेजिटेंसी। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे केस वैक्सीन हेजिटेंसी से ही बढ़े, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन हेजिटेंसी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिससे बीमारियां बढ़ती है, वैक्सीन ही नहीं लगाते लोग, शक में ही रहते हैं। जैसे आजकल कोविड के वैक्सीन के बारे में भी चर्चा चल रही है कि लगाएं ना लगाएं। फिर WHO हैज़ आइडेंटिफाइड कंप्लेंसी inconvenience in assessing vaccine and lack of the confidence।
तो फिर डेंगू के बारे में बात होती है। तो डेंगू के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये mosquito borne disease है, cause flu like symptoms and can be lethal and kill up to 20% of those with severe dengue, has been growing threat for the decades. A number of high cases occur in rainy season of the country such as बांग्लादेश और इंडिया के अंदर बारिशों में ये डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है। नाउ द डेंगू सीजन इन दीज कंट्रीज इज लेंथी सिग्निफिकेंटली। 2018 के अंदर बांग्लादेश सॉ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स। तो इस तरह से डेंगू को भी कम नहीं आंका जाएगा। तो डब्ल्यूएचओ डेंगू कंट्रोल करने के लिए भी एक स्ट्रेटजी बना रही है एंड रिड्यूस करना चाहती है 50% डेथ बाय 2020 तब का डेटा बता रही है। लेकिन अब तो फिर आगे हम बात करेंगे, अब तो ये 2025-2030 की भी बात कर रही है। फिर एचआईवी के बारे में भी इसने बताया। अब एचआईवी का हम लेटेस्ट अगर यहाँ पे देखें तो अ ग्रुप ऑफ इंक्रीजिंगली अफेक्टेड बाय एचआईवी आर यंग गर्ल्स एंड वुमेन एज 15 से 24 साल के बीच में, पर्टिकुलरली एट हाई रिस्क। अब यहाँ पे 1 in 4 HIV इन्फेक्शन इज सब सहारन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी डिस्पाइट बीइंग ओनली 10% ऑफ पॉपुलेशन जो है वहाँ पे 4 में से 1 बंदा HIV ग्रस्त है। WHO is working with the countries to support and the introduction of the self-testing so that more people living with HIV know their status and can receive treatment or preventive measures in the case of a negative test result। तो इस तरह से WHO जो है बहुत ही उम्दा तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं अब WHO ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। अब इसके एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि द WHO हु हैज बीन डिपेंडेंट ऑन डोनर फंड्स, सबसे पहले डोनर फंड्स पे डिपेंडेंट है। मेनली ये कह रहा है रिच कंट्रीज पे डिपेंड है और फाउंडेशन जो दुनिया की बड़ी बड़ी फाउंडेशन है, जहां मैं आपको बता दूं यहाँ पे बिल एंड मिलिंडा गेट्स जैसी फाउंडेशन, और अगर वो इसको अब फंडिंग टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहे रिच कंट्रीज, रिच ऑर्गेनाइजेशंस, रिच जो फाउंडेशंस हैं, तो ये अच्छे से अच्छे इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। एज अ रिजल्ट यहाँ पे ये कह रहा है करंटली 80% जो WHO की फंडिंग जो है इज टाइड टू प्रोग्राम्स और दैट डोनर चूज। डोनर जिस जो पैसा देने वाले हैं वो जिस प्रोग्राम पर फंडिंग करना चाहें वो उसी पर फंडिंग करते हैं और WHO उसी फंडिंग पे निर्भर होता है और डोनर्स के अकॉर्डिंगली इसको काम करना पड़ता है। यहाँ क्लियर हो गया एक। उसके बाद जो वर्क प्रोग्राम है वो वाइटल है। WHO का मैंडेट जो है रिमेन अंडर फंडेड। जो WHO चाहता है कि मुझे इस सेक्टर में काम करना चाहिए लेकिन वहां पे फंडिंग होती ही नहीं है, बिग डोनर्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। इस तरह से रिच कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज इंटरेस्टेड नहीं होती तो WHO कहीं ना कहीं डिफंक्ट हो जाता है उस मामले में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं उनकी मर्जी पे हूं, वो फंडिंग देंगे तो मैं काम कर पाता हूं और 80% तो उन्हीं पे डिपेंडेंट होता है। कंसिक्वेंटली WHO's रोल एज ए लीडर इन ग्लोबल हेल्थ हैज बीन स्प्लांटेड। तो एज अ ग्लोबल लीडर अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखें तो ये कहीं ना कहीं अंडर वो जो है लाइन रहता है, बिकॉज की इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज जो जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंक्रीजिंग बाय द बिग फाउंडेशंस जो इसको फंड करते हैं उनके अकॉर्डिंगली इसको काम करना पड़ता है। तो WHO यहाँ पे मजबूर हो जाता है कि मैं क्या करूं। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी हैज कम अंडर क्वेश्चन। तो जैसे स्पेशली ये कह रहे हैं इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस इसकी रही इन कंटेनिंग वेस्ट अफ्रीका में जो इबोला वायरस जो फैला था, एपिडेमिक फैला था 2014 में, तो इस पर बड़े सवालिया निशान लगाए गए कि क्या काम किया WHO ने। दोस्तों 2014 के बाद जब ये बहुत बड़ा आउटब्रेक 2019 में कोविड-19 का हुआ था तब भी तो WHO के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए कि चाइना को इसने शील्ड किया, चाइना ने ये आउटब्रेक किया। चाइना को बहुत पहले पता था कोविड-19 फैला है चाइना के अंदर लेकिन उसने छुपाया। WHO ने वहां पे क्यों नहीं देखा, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की, इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बिठाया, और भी बड़े सारे सवाल 2019 में 19 के बाद लगे ओनली बिकॉज ऑफ ये कोविड-19 की वजह से। तो ये यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि इल्जाम तो लगते ही लगते हैं। इन होलसम अगर हम कहें तो WHO एक वर्ल्ड लीडर की तरह हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है और बहुत ही अच्छे टेक्निकल स्टाफ और टेक्निकल स्किल के साथ काम कर रहा है। तो हमें सैल्यूट करना चाहिए WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का और इसका सपोर्ट भी करना चाहिए। और इट वाज यहाँ पे अब मैं लास्ट लाइन पढ़ दूं, इट वाज बिकॉज WHO's इनसफिशिएंट फंडिंग। ये कह रहा है कि इनसफिशिएंट फंडिंग की वजह से स्ट्रक्चर के अंदर कोई कमी और स्टाफ के अंदर कोई कमी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कमी है तो WHO को
कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा। तो कुल मिलाकर मैं ये डिस्कस कर रहा था कि WHO एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या करती है, उसने क्या क्या अभी तक किया है, क्या क्या अचीवमेंट्स है, किस तरह से वो कंट्रीज के साथ काम कर रही है। तो आई होप, मैं यहाँ पे आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, यहाँ पे ही मैं अपने टॉपिक को खत्म करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे सोर्सेज बता दूं तो ये WHO की वेबसाइट, मेन वेबसाइट जो इंटरनेशनल वेबसाइट है, और दृष्टि IAS से भी मैंने कुछ डेटा लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे जाने से पहले, ताकि इसी तरह के वीडियोस हमारे एंड से आप हमेशा रिसीव करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स। और यहाँ पे मोटो मैं आपको दोबारा बता दूं, इस अवेकन ब्रेन्स का मोटो है कि कभी भी कहीं पे भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। लर्न एनी टाइम, लर्न एनीवेयर। कोई वक्त नहीं है, कोई जगह मुकर्रर नहीं है, एनी टाइम एनीवेयर। तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लास्ट पे कि लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम का चैनल भी जो है हमने जो है लॉन्च कर दिया है, अवेकन ब्रेन्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे भी आप अगर हमें PDF डिमांड करें तो हम आपको वहाँ पे भी PDF अवेलेबल करवा देंगे। एंड थैंक यू सो मच once again for watching Awaken Brains and watching this video. All the best and God bless you all for watching our channel Awaken Brains. Thank you so much and God bless you all.